केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक बौद्धिक सभ्यता थी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी? और क्या सिंधु घाटी सभ्यता बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित सभ्यता थी? क्या तथागत से पहले 27 बुद्ध हुए हैं? और बुद्ध साहित्य की जो संरचना है और जो शैली है और जो प्रकृति है, वैसी ही प्रकृति क्या सिंधु घाटी सभ्यता के सोर्सेज से हमें देखने को मिलती है? साथियों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका आदर्श काल जो है वो ईसा से 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है सामान्य रूप से। इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, उत्थान हुआ उसका और उसका पतन हो गया। लेकिन इस दौर के जो एविडेंस और तथ्य आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और जो दिनों दिन इतिहास की नवीनतम खोजों के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, इन्वेंशन के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन कुछ पुरातात्विक स्रोतों की सिमिलरिटीज़ हम खोजते हैं तो हमें बौद्ध राजाओं के ऐसे शिलालेखों से, अभिलेखों से और स्कल्पचर से ऐसी सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम साइट्स पर चर्चा कर लेते हैं। इस सभ्यता के जो स्थल हैं, जो साइट्स हैं, उत्खनन स्थल, वो अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान और भारत के राज्यों में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं अभी तक इंडस रिवर के आसपास। मांडा, हड़प्पा, बनवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गनवीरीवाला, मोहनजोदारो, कोटडीजी, सूट काजिंडोर, चनहुदरो, अमरी बालाकोट, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल और रंगपुर मेजर साइट्स की हम बात कर रहे हैं। ये मेजर साइट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की उन तमाम सबूतों की गवाह हैं जो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1924 के बाद कंटिन्यू हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित कर रही है। आइए उन सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं जो बौद्ध साहित्य या बुद्ध के दर्शन में, चिंतन में और जो इंडस वैली की आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें सिमिलरिटी बताते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का वह कुबड़दार बेल जिसकी सील हमें मिली है, जेबू बुल उसे कहा जाता है। ऐसा ही लगभग अमरावती नंदी बुल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसी के समानांतर बनाई गई, यानी कि पिछले 2-2.5 हज़ार सालों के बाद समय के साथ कुछ बदलाव और परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। तो ये जो आप दोनों तस्वीर देख पा रहे हैं उनमें सिमिलरिटी खोज सकते हैं कि किस तरह से वह जो इंडस वैली में कुबड़दार बुल था उसी लिगेसी को अमरावती स्तूप में भी अमरावती नंदी बुल के रूप में हम इसे देख सकते हैं। दूसरा कि जो नागवंश के सिक्के हैं उनमें भी ऐसे ही कुबड़दार बैल की सील सिक्कों पर जो हमें मिलती है, जो सिमिलरिटी बता रहे हैं कि जो कुषाण काल के कनिष्क राजा के नागवंशों के जो सिक्के हैं वो पैरेलल हैं। इसका मतलब जो 2000 साल के बाद, 1500 साल के बाद जो बौद्ध राजा थे, सम्राट अशोक के जो अभिलेख और शिलालेख हैं, सम्राट अशोक की जो लिपि है, सम्राट अशोक का जो शासन करने का तरीका है, वह तरीका ठीक वैसा ही था जैसा इंडस वैली में रूलिंग सिस्टम था। तो मौर्य एम्पायर सम्राट अशोक के जो राजनीतिक चिंतन हैं
वो लगभग वैसे ही चिंतन थे जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के चिंतन रहे हैं। यानी कि दोनों में ये समानताएं थी। यानी कि भारत बुद्ध का देश था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और जब वह बुद्ध के दर्शन से प्रभावित था तब वह दुनिया में विश्व गुरु के रूप में, नालंदा और तक्षशिला के रूप में, और पूरी दुनिया में शांति का पैगाम, अहिंसा का पैगाम, प्रेम का संदेश, भाईचारे का संदेश, समानता का संदेश, स्वतंत्रता का संदेश और न्याय का संदेश। इसीलिए मध्य एशिया से लेकर तमाम इन देशों में, पूर्वी देशों में सम्राट अशोक के समय ऐसे बौद्ध भिक्षुकों और भिक्षुणियों को भेजा गया जो कि धम्म प्रचार, नोट रिलीजन, धम्म प्रचार के लिए गई। दूसरा, जो एलिफेंट हमें लोथल से सील के रूप में जो चित्रांकन मिले हैं, उन मुद्राओं पर हम देखते हैं तो वो और अशोक, सम्राट अशोक, यानी कि मैं 2000 सालों के अंतराल की लगभग हम बात कर रहे हैं, तो वह 2000 साल के बाद थोड़ा सा परिवर्तन के साथ, किंतु लगभग हूबहू वैसा ही है। यानी कि बौद्ध राजा अशोक की जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उन पर जो तस्वीरें हैं, चाहे वो लॉइन की हो जो आराम की मुद्रा में है, उग्र मुद्रा में नहीं है, अथवा एलिफेंट की हो, वो ठीक वैसे ही हैं हूबहू जैसे कि इंडस वैली में थी। यानी कि दोनों सभ्यताएं आपस में जुड़ रही हैं, उनकी कड़ी लगातार है। बीच में जो कड़ी को तोड़ने वाला ही है वो वैदिक सभ्यता है, जो अपने को सुप्रीम साबित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए इनके ब्रेक डाउन कर रही है, अलगाव कर रही है, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है उसका सहारा ले रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग इंडस सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि उसके पास जो खंडित मिली है कि दायां जो हाथ है वो आधा कटा हुआ है, और जो कपड़े जैसा आपको दिखाई दे रहा है जो बाएं कंधे की तरफ है, और उसकी आंखें ध्यान मुद्रा, बुद्ध की जो ध्यान मुद्रा है उससे मिलती जुलती हैं। तो ये ठीक वैसे है जैसे बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध, 28वें बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, जो दाएं से बाएं कंधे की ओर वस्त्र धारण करते थे। वैसा ही ठीक पहनावा जो है वह इंडस सिविलाइजेशन के इस स्कल्पचर से हमें देखने को मिलता है। तो ये साबित कर रहा है कि सिमिलरिटी कहाँ तक है जीवन प्रणाली, यानी वेशभूषा, सांस्कृतिक जीवन में। इसके साथ हम आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन की भी बात करेंगे। तीसरा है कि अगर लिखित साहित्य की हम बात करें, जो लिपियों की, स्क्रिप्ट की हम बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ने में बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ अक्षरों को, कुछ वर्णों को हमने पढ़ा है अब तक जो कि इंडस स्क्रिप्ट के हैं। समय के साथ भाषा में काफ़ी बदलाव आ जाता है, लिपि भी काफ़ी विकसित हो जाती है। तो 4000 साल पुरानी जो लिपि है उसको पढ़ना थोड़ा दुर्लभ है, परंतु फिर भी उसकी स्क्रिप्ट को जहाँ तक पढ़ा गया है, वह स्क्रिप्ट जिसको आप इंडस स्क्रिप्ट या ख्रोस्ट लिपि कह रहे हैं, ऐसी सिंधु लिपि, इसका मतलब इंडस सिविलाइजेशन जो थी वह एक साक्षर सभ्यता थी, और वहाँ पर साक्षरता की जो व्यवस्था है, लेखन का ज्ञान था। यानी कि लिपियों में हम देखें चित्रांकन लिपि होती है जिसमें चित्र होते हैं भीमबेटका की गुफाओं की तरह। भावात्मक लिपि होती है जब चित्र में भावनाएं आ जाती हैं, जैसे चित्र है किसी महिला का, धनुष का, तीर का, शिकार करने का, या आँख का चित्र है, रोती हुई आंसू के साथ आँख है तो भावात्मक लिपि है। और अगर उस आँख को लिखा जा सकता है तो ध्वनात्मक लिपि है। तो लिपियों का विकास हुआ है उस क्रम में जो सम्राट अशोक की धम्म लिपि है और जो इंडस लिपि है वो लगभग हूबहू 99% वैसी ही है। इसी धम्म लिपि को ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथों में ब्रह्म लिपि के नाम से पुकारा गया। और मॉडर्न जिस लिपि की हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, वो नागरी लिपि, जिसे ब्राह्मण साहित्य देवनागरी लिपि के रूप में परिभाषित कर रहा है, यानी देव शब्द इसके पीछे और जोड़ दिया गया है। वो हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू की जो फिलोसफी है हिंदुत्व की, उस फिलोसफी में जो अवतारवाद का सिद्धांत है, हड़पने का जो सिद्धांत है, हिंसा का जो सिद्धांत है, विभाजन का जो सिद्धांत है, और जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुरूप ही साहित्य के माध्यम से इसको सर्वोच्चता स्थापित करने का एक नजरिया है। तो आज की जो नागरी लिपि है 500 साल पुरानी, तो आज हम जिस नागरी देवनागरी लिपि को पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले 500 साल पुरानी नागरी लिपि को पढ़ने में बहुत कम सक्षम है। तो ये 4000 साल पहले की जो लिपि है उसी से विकसित होकर धम्म लिपि अशोक के शिलालेखों में
लिखी गई, जिसका मूल पाली में नाम ये है, क्योंकि अशोक जिसको अशोक सलगम वाला आप कह रहे हो वो नहीं, एक्चुअली वो ब्राह्मण साहित्य में है, से सांप वाला है, सलगम वाला नहीं, अशोक नॉट अशोक। तो ये समय के साथ ग्रंथों के साथ लाइक सिद्धार्थ कोई नोमेनक्लेचर नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ में सिद्ध प्लस अर्थ संधि है, और संधि दुनिया की किसी भाषा में न होकर संस्कृत और संस्कृत से विवर्तित होकर हिंदी में है। पाली प्राकृत भाषा में संधि भाषा साहित्य के इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये बाद में चेंज किया गया है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि हिस्ट्री क्या है या व्हाट इज़ द मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्रिएटेड बाय द रूलर, जो सत्ताधारी है, पावर है, यानी हिस्ट्री इज ए क्रिएशन ऑफ पावर। जो इतिहास है वो शक्ति का सर्जन है। तो जिसके पास शक्ति होता है, इतिहास को उस दिशा में उस तरीके से वह तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। डीडी कोसाम्बी इतिहासकार ने बताया है कि गौतम बुद्ध का तथागत का नाम सिद्धार्थ नहीं था, यानी कि ये बाद के साहित्य के माध्यम से और समय अंतराल के माध्यम से, सत्ता बदलने के माध्यम से, पावर बदलने के माध्यम से चेंज हो गया। तो लेकिन हम ये सम्राट अशोक की जो प्रणाली थी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, और इंडस वैली के जो हमारे पास पुरातत्व अभिलेख जो मिले हैं, लिखित साक्ष्य, अलिखित साक्ष्य, और जो तमाम तरह के मृदभांड लिपियां कलाएं जो मिली हैं, वो हूबहू मौर्य साम्राज्य, बौद्ध साम्राज्य, बौद्ध सभ्यता के जो राजा हैं सम्राट अशोक वैसी ही मिली हैं। इसलिए हम ये दावा कर सकते हैं तमाम सबूतों के आधार पर कि इंडस सिविलाइजेशन वाज ए बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। किसी प्रकार के वेपन्स, हथियार अभी तक नहीं मिले, हल मिले हैं, पोट्री मिली है, खेत मिले हैं, तमाम तरह के पशुपति जो नाथ है उसकी मूर्तियाँ मिली हैं, तमाम तरह के स्टेचूज मिले हैं, स्कल्पचर मिले हैं, लेकिन कहीं भी हमें वॉयलेंस के जो वेपन्स हैं वो नहीं मिलते। जैसे हिंदुइज़्म में जो तमाम तरह के स्टेचूज हैं, जो तस्वीरें हैं, वो तमाम तरह के जो वेपन्स को धारण कर रखा, ये सब एक हिंसक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के प्रतीक हैं, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता एक शांतपूर्ण और समृद्ध ग्रामीण और नगरीय सभ्यता थी। थैंक यू सो मच।